ये देख लो, धक्का मारना पड़ रहा है। ऐसे दिन आ गए गडकरी बहन के लड़े के, तू तो ऐसी काट रहा है। এই গালি দেবেন না, আমি দেখেছি। मतलब भाई मैंने देखा तुम लोग अपनी हद सीमा मर्यादा सुशीला सब भूल के नितिन फिटकरी की अम्मा बहन पे आ गए हो, जबकि उनका कुछ खास लेना देना है भी नहीं इस मैटर से। और मैं कहता हूँ ऐसा हो क्या गया, नितिन गड्ढाकरी ने ऐसा कर क्या दिया जो तुम लोग अपनी हद सीमा मर्यादा सरोजनी सब भूल गए। अरे पेट्रोल में थोड़ा सा एथेनॉल ही तो मिक्स किया है, तुम तो रिएक्ट ऐसे कर रहे हो कि जैसे दूध में टट्टी वाले बैक्टीरिया मिल गए हो, पानी में हैवी मेटल्स आ रहे हो, हवा में टॉक्सिसिटी बढ़ गई हो। अरे चिल करो, गाड़ी ही तो खराब हो रही है, पार्ट्स रिप्लेस कर लेंगे। तुम्हारे ऑर्गन्स तो वाइब्रेनियम के बने हैं ना। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, मुझे तो लगता है हमारे देश की मीडियन इनकम 3.5-4 लाख तो होगी ही, कि हमें फर्क ही ना पड़े कि हमारे व्हीकल्स के साथ क्या हो रहा है। तभी तो बिना क्रेडिबल टेस्टिंग, बिना नोटिफिकेशन, बिना अवेयरनेस के, बिना ऑप्शन के बस कल से E20 मिलेगा बेटा। ऊपर से इनकी हरामजादगी ऐसी कि अगर आपने आरटीए से रिपोर्ट्स मांग लिए, जो इन्होंने स्टडीज कंडक्ट किए थे पेट्रोल और एथेनॉल के एडल्टरेशन से व्हीकल्स पर जो इंपैक्ट हो रहा है उसको लेकर, तो ये उसे भी कॉन्फिडेंशियल डेटा फिगर बता देंगे, जैसे पता नहीं उसमें स्पर्म काउंट लिखा है नितिन फिटकरी का। हमारे देश की रिसर्च डिपार्टमेंट तो डोरा द एक्सप्लोरर से भी ज्यादा अंधी है। ये खुद स्वाइपर को स्वाइपिंग कराने के लिए लाइसेंस और सर्टिफिकेट बना के देंगे। इनका काम नहीं है जनता को कॉन्फिडेंस दिलाना। जब अनपढ़ नेता आश्वासन दे दिया है तो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स अपनी स्टडीज और फैक्चुअल डेटा लेकर किसको देंगे? नेता को। वो साला तो अनपढ़ है। रही बात जनता की, तो रिसर्च डिपार्टमेंट अपने फैक्ट्स और डेटा के जरिए जनता का विश्वास नेता से उठाना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी क्रेडिबिलिटी जनता के सामने भी नहीं बनाना चाहते। एक बार को सुअर नाली में जाना छोड़ देगा, लेकिन ये अपनी बात पे अड़ना नहीं छोड़ेंगे। इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक प्री मैच्योर पॉलिसी को 5 साल पहले पुश करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम अनपढ़ लोगों का देश भी तो है। हमें कहाँ समझ आता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना एक नेता की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने के लिए इनफ रीजन है। CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है, एथनॉल ब्लेंडिंग करने वाली। इस कंपनी के रेवेन्यू में महज 2 साल के भीतर 500% से ज्यादा उछाल देखा गया। वित्त वर्ष 2023-24 में इस कंपनी का रेवेन्यू 171 करोड़ था। ये वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1029 करोड़ हो गया और इस वित्त वर्ष की 2 तिमाही में कंपनी 1522 करोड़ का व्यापार कर चुकी है। रेवेन्यू में आई इस तेजी का असर CIN एग्रो इंडस्ट्रीज के शेयर कीमत पर भी दिखा, जहां 2023 में इसके शेयर की कीमत थी 37 रुपए 30 पैसे, वहीं वो आज बढ़कर 812 रुपए हो चुकी है। ये बस नागपुर में पूर्ति ग्रुप के कंपाउंड में खड़ी थी। बस सुदर्शन हॉस्पिटैलिटीज के नाम से रजिस्टर थी। सुदर्शन हॉस्पिटैलिटीज का सीधा फाइनेंशियल लिंक नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो से जुड़ता था। स्टोरी में खुलासा हुआ कि पूर्ति ग्रुप और मानस एग्रो ने स्कैनिया की 7 राज्यों में हुई डील में मदद की, उसे मैनेज किया। नितिन गडकरी ने इस विवाद से पल्ला झाड़ लिया था। उनका कहना था कि ये बस उनकी बेटी की शादी में किराए पर आई थी और इससे उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन स्कैनिया की इंटरनल ऑडिट के लीक के दस्तावेजों में दिखाया गया कि सारंग गडकरी बस की मैन्युफैक्चरिंग के दौर से ही लगातार कंपनी के संपर्क में थे और इस बस को उनके बताए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तैयार किया गया था। 5 जुलाई 2026 को इंडिया में ऑपरेट करने वाले मेजर ऑटो ब्रांड्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कि टेक्निकली इस कद्दू को करना चाहिए था जो जगह जगह जाके E20 का नारा लगा रहा है। खैर जो उसने कहना था वही कहा इन लोगों ने भी। जब E20 से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपने अपनी 5, 10, 15 लाख की गाड़ी में सालों पहले जब E5 E10 आया था तब से इतना रोबस्ट इंजीनियरिंग की है कि E20 को भी झेल जाए वो, तो फ्यूल टैंक के ढक्कन में अपनी मैयत का निमंत्रण चिपकाया है तुम लोगों ने, जिसमें परमिसिबल लिमिट अप टू E5 E10 लिखा है। नाउ ये मेरी गाड़ी का यूजर मैनुअल है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप हायर ऑक्टेन का फ्यूल यूज करेंगे या फिर अदर ब्रांड का फ्यूल यूज करेंगे तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। नाउ एथेनॉल जो है वो हायर ऑक्टेन का फ्यूल होता है। जितना ज्यादा एथेनॉल ब्लेंड होगा पेट्रोल में उतना ज्यादा उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा। और ये बात कर रहे हैं कि हम E35 E25 लेके आएंगे, तो साले वो कहाँ डालूंगा मैं? अगर इन मैन्युफैक्चरर्स को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो एक ऑफिशियल मेमोरेंडम इशू कर दो कि हमें अपने ढेले भर की इंजीनियरिंग में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप बिंदास E20 डालो, हम वारंटी वॉइड नहीं होने देंगे, या फिर हम इसे एक इशू कंसिडर करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन ये आप करोगे नहीं क्योंकि फिर ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट में काउंट होगा। ना ही वो सरकार को ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं ना पानी में रह के लीच से बैर नहीं करते क्योंकि वो गांव में घुस जाता है। इसलिए उन्होंने सारा ब्लेम डाल दिया किस पर? जनता पर, और कह दिया कि पेट्रोल में एडल्टरेशन होती है, इसकी वजह से गाड़ी में खराबियां आती है। तो वो एडल्टरेशन क्या मैं अपने घर में बैठ के कर रहा हूँ? जो फ्यूल स्टेशन है, जो OMCs हैं, जो तेल वो बेच रही हैं, उसी को तो मैं खरीद रहा हूँ। तो किसकी गलती हुई अगर मेरे को खराब तेल मिल रहा है? बेकार है गवर्नमेंट, ऐसा बेहुदा गवर्नमेंट है जो पहले इंजन बनना चाहिए तब ना उसमें E20 डलना चाहिए। जिसका जा रहा है उसका जा रहा है। गाड़ी में कुछ आवाज में भी प्रॉब्लम हुआ? बहुत प्रॉब्लम है, स्टार्ट ही नहीं होता है। स्टार्टिंग का भी प्रॉब्लम हुआ? हाँ,
समझ आ रहा है, धंधा है, करना पड़ता है। मोटा भाई हूँ, समझी रहे हो छू, पर तुम जनता के घुंघरू बजा के कौन से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हो? पेट्रोल मध्ये हे काय हे पाणी आणि हा पेट्रोल। इस क्राइसिस से हमने ये सीखा कि इंपोर्ट के लिए हेविली किसी भी एक नेशन, एक रीजन पर डिपेंड नहीं रह सकते। इसलिए रशिया, यूएसए, ओमान, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने ऑयल्स इंपोर्ट किए टू मिटिगेट द डिपेंडेंस ऑन गल्फ। और जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज लैक ऑफ रिजर्व्स, वो तो खैर हम अभी अचानक से सॉल्व नहीं कर सकते। आपने नोटिस किया होगा कि जब क्राइसिस चल रहा था तो कई ऐसे देश थे जहां फ्यूल प्राइसेस बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं हुए, जबकि हमारे देश में 2-4 करते करते 108 तक ले गए। तो आओ उसके लिए हम पूरे फ्यूल का कॉस्ट ब्रेकडाउन देखते हैं। तो जब क्रूड ऑयल था $110 पर बैरल तक, तब 1 लीटर तेल जो इंडिया में बिक रहा था उसका कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था, जहां बस आप 65 रुपए पे कर रहे थे मेन तेल के लिए, जो मेन फ्यूल है उसके लिए। उसमें से फिर 8 रुपए जा रहा था आपका OMCs को। OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यानी कि आपकी HP, भारत पेट्रोलियम वाले, ये जो भी बेचते हैं, जो स्टेशन वाले हैं वो सारे, जहाँ पर इनका रिफाइनिंग कॉस्ट, फ्रेट यानी कि लाने ले जाने का कॉस्ट, लॉजिस्टिक यानी रखने वखने का कॉस्ट, सारा मिला के 8 रुपये इनको जाता था। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पड़ती थी 21 रुपये 9 पैसे। ये सारा अप्रॉक्स कैलकुलेशन है। एंड डीलर को कमीशन मिलता था 3-4 रुपये के आसपास। एंड स्टेट अपना वैट काटता था 18 रुपये के आसपास। एंड हेंस जो मेन ऑयल था वो कॉस्ट करता था आपको 117 रुपये। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है। अरे ये क्या हो गया, ये उसका ओवरऑल कॉस्ट है। लेकिन आपको पेट्रोल कितने मिल रहा था? थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, पता चल जाएगा। लेकिन आपको पेट्रोल मिल रहा था 108 रुपये में। देख रहे हो, पेट्रोल मिलता था आपको 108 रुपये में। ऐसा क्यों हो रहा है? ये 9 रुपये का घाटा क्यों मिल रहा है सरकार को? ऐसा क्यों 9 रुपये का घाटा क्यों ले रही है सरकार? लेकिन ले रही है सरकार क्योंकि सरकार है, ले सकती है वो। तो एक्चुअल में जो 9.5 रुपये का लॉस है ये ले रही थी आपकी OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। नाउ जब क्राइसिस खत्म हुआ और आपके क्रूड प्राइसेस चले गए $72 पर बैरल पे, तो आपके जो क्रूड ऑयल था, जिसका मेन आइटम था, उसके लिए आप पे करने लगे कितना? 43 रुपीज़। एंड OMCs वगैरह मिला के, जो कि सेम है जैसे पहले था। एंड हेंस जो नेट कॉस्ट है वो चला गया 94 रुपीज़ पर। लेकिन फिर भी आप पे कर रहे थे कितना? 108 रुपये। तो ये जो एक्स्ट्रा 11 रुपये 30 पैसे आप पे कर रहे हो वो जाएंगे किसको? OMCs को, जो कि पहले आपके लिए लॉस बेयर कर रहे थे। एक्चुअल में सिर्फ 11 रुपये नहीं जाएगा, एक्चुअल में उनको जाएगा कितना? इतना। ये है मेन डिफरेंस, यानी कि 22 रुपये 70 पैसे ये जाएगा OMCs को। एज पर द रिपोर्ट्स, अप्रैल मई के दौरान जो OMCs ने नेट लॉस बेयर किया था वो था टोटल 74,781 करोड़ रुपीस का। हालांकि मार्च में गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये से कम कर दिया था पेट्रोल और डीजल पर, यानी कि पेट्रोल पे ड्यूटी लग रही थी 3 रुपये की और डीजल पे 0। लेकिन इसका भी फायदा अब तक नहीं पहुंचा, यानी कि जो 10 रुपया है ये भी उन्हीं OMCs के पास गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1.5-2 साल से ये OMCs अपना लॉस ही रिकवर कर रही हैं, क्योंकि US और ईरान का अफेयर तो अभी स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जो ऑयल था उसके लिए भी हम प्रीमियम पे कर रहे थे। एंड सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्होंने 77,821 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट भी बनाया था, जिसको कह सकते हो कि वो अभी बर्न कर रहे थे इस लॉस को बेयर करने के लिए। हालांकि जो फैक्ट मद्देनजर रखने लायक है वो ये है कि अगर 20 लाख करोड़ का टर्नओवर है तो 3-4% का मार्जिन अगर ये कंपनीज बना रही है तो वो एक्सेप्टेबल है। मतलब 2-5% तो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, नॉट जस्ट एक्सेप्टेबल, स्टेबल, हेल्दी, मतलब बहुत अच्छा है। तो जब ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए हैं तो क्या हमारे लिए भी तेल सस्ता होगा? वेल माय गे फ्रेंड, आंसर है नहीं, क्योंकि OMCs इंडिया में ऑयल 2 महीने के एडवांस में खरीदती हैं। अभी वो अपना पुराना स्टॉक ही शायद क्लियर कर रही हैं और जब तक नया स्टॉक नहीं आता तब तक तुम्हें 108 या जितने में भी मिल रहा है उतने में ही मिलता रहेगा। और जब आएगा नया स्टॉक और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो स्ट्रेट ही रहा, तब प्राइसेस गिर सकते हैं शायद। All right, viewers, we have another big breaking news development. Let's go across to that. US has struck Iran's Omidyeh airport. Now, new footage has emerged. अब हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर मिस्टर डीप जी कहते हैं कि he is talking about price and he says it should be selling at 82, not 102. My dear sir, because we are using a blended program, we are able to keep the prices 102. If there was no ethanol blended program and we would be buying 20% more crude, I gave you the extra crude which we would have to buy, 309.98 lakh metric tons. You know what that means? I would have had to buy more. But more than the issue of quantity, Rahul, if tomorrow, I hope this doesn't happen and you and I are not certainly on that
Supposing this shootout lasts another week or 10 days and the price of Brent goes up from where it's in the 80s, it goes to 120s. How can you sell price lower? Because you've got ethanol blending 20%, you're able to sell it lower. तो यार यहाँ पास घेल है सरकार और उसके टैक्सेस। हमारे देश में सरकार लपेट के टैक्स ले रही है आपसे और इसी वजह से तेल महंगा है हमारे यहाँ। दूसरा रीजन, इथेनॉल बनाना इतना भी सस्ता नहीं है कि ओवरऑल फ्यूल का प्राइस इतना ज्यादा गिरा सके। हालांकि यूएस और ब्राजील में हायर ब्लेंड इथेनॉल्स कहीं ज्यादा डिस्काउंट पर मिल रहे हैं उसके लोअर माइलेज वाले एस्पेक्ट को कंपनसेट करने के लिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटेंशनली प्रोक्योरमेंट प्राइसेस एथेनॉल के लिए हाई रखे हैं। मतलब किसानों को भी तो फायदा पहुंचाना है ना, इसलिए जो उनसे डोमेस्टिक शुगर केन या ग्रेन्स खरीद रहे हैं वो भी एक प्राइस पर खरीद रहे हैं जिसको रिकवर तो करना पड़ेगा ना बेटा। इसके अलावा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं अपनी रिफाइनरीज को मॉडिफाई करने के लिए, नए स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाने के लिए या फिर अपने ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स को अपग्रेड करने के लिए ताकि वो एथेनॉल को हैंडल कर सकें, क्योंकि पानी के साथ उसका चक्कर चल जाता है। इसलिए जब क्राइसिस चल रहा था तो जापान में फ्यूल प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला। वहाँ की गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देकर फ्यूल प्राइसेस को बिल्कुल स्टेबल रखा था, लेकिन इंडिया में जनता सही सारा नहीं छोड़ ले रहे हैं। ओएमसीज ने मोमेंटरली सिचुएशन को झेल लिया, लेकिन वो भी तो साले जनता से ही रिकवर कर रहे हैं ना। नाउ एक डाउट जो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है वो ये है कि अगर माइलेज ड्रॉप हो रहा है तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा। एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा मतलब रिफिलिंग कराना पड़ेगा, रिफिलिंग कराना पड़ेगा मतलब ज़्यादा पेट्रोल लगेगा एंड हेंस ज़्यादा इंपोर्ट कराना पड़ेगा पेट्रोल। तो चलो इसको समझते हैं कि एग्जांपल से मान लो तुम्हें 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है एंड तुम्हारी गाड़ी प्योर पेट्रोल पर 15 kmpl का माइलेज दे रही है एंड हेंस तुम उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 66.6 लीटर का फ्यूल लगेगा। मान लेते हैं उतना ही क्रूड इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, दैट इज 66.6 लीटर। नाउ इमेजिन सेकंड सिनेरियो जहाँ पर आप ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं E20 एंड आपका माइलेज ड्रॉप हो रहा है 10% से, हेंस आपका माइलेज हो गया 13.5 kmpl का। नाउ जो टोटल फ्यूल लगेगा वो है 74.1 लीटर का एंड हेंस 7.5 लीटर आप ज़्यादा फ्यूल डलवाएंगे गाड़ी में। नाउ इस 74.1 लीटर E20 फ्यूल में जो डोमेस्टिक एथेनॉल है वो है 20%, दैट इज 14.8 लीटर। जो इसमें इंपोर्टेड फ्यूल है जो कि 80% है वो है कितना, 59.3 लीटर्स। हेंस जो पहला सिनेरियो है वहाँ पर टोटल फ्यूल यूज़ हुआ 66.6 लीटर जो कि पेट्रोल था एंड सिनेरियो बी में यूज़ हुआ 59.3 लीटर। इसका मतलब जो नेट पेट्रोल है ये फिर क्रूड है वो हमने कितना सेव किया, 7.3 लीटर्स। 7 जुलाई 2026 को द इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश्ड इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ARI की रिपोर्ट विच हैज़ नॉट बीन मेड पब्लिक के हिसाब से E10 व्हीकल के एल लग जाएंगे E20 फ्यूल यूज़ करने की वजह से। उनके फ्यूल सिस्टम में यूज़ किए जाने वाले रबर कंपोनेंट्स, होजेस, गैसकेट्स, सील्स, ओरिंग्स डैमेज हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। रस्टिंग दिख रही है आपको? ये एक फौजी भाई की गाड़ी है। ये हाँ जी फौजी भाई की गाड़ी है, तो ये ज्यादा टाइम खड़ी रहती है। जंग लग गया पूरा। हाँ जी रस्टिंग हो रही है अंदर, तो ये गाड़ी ज्यादा टाइम खड़ी रहती है। पहले ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, पेट्रोल गाड़ियों में दिक्कत नहीं आती। और साथ में ही ये जो आप देखते हैं रबर सील्स हैं, ये रबर सील्स हैं जो यहाँ पे फ्यूल पंप कहते हैं इसे, ये सिंथेटिक रबर है। और ये जो इसे हम E20 एथेनॉल यूज कर रहे हैं तो ये झेल नहीं पा रही है। लेकिन इस आलू बुखारे को ये बात समझ नहीं आ रही। ये कहता है कि E20 की वजह से आने वाले कंप्लेंट्स दिखाओ हमें, इसीलिए सोशल मीडिया में लोग इसको बक रहे हैं। और ये एप्स्टीन वाला बुड्ढा कहता है कि रेसिंग कार में एथेनॉल की वजह से एस्केलरेशन बढ़ता है, व्हिच इज ट्रू, पर वो स्पेसिफिकली डिजाइंड एंड ट्यून किया जाता है उस पर्पस के लिए। और इसका रेफरेंस देने का क्या मतलब बनता है? यहाँ के फरारी में लोग सुलभ जाते हैं, वैगनर तो ढंग से चलते नहीं यहाँ की सड़कों पे, सुपर कार तेरी मुंडी पे चलाऊंगा। और यार तुम लोग हर खराब सड़क के लिए गड्ढा करी को मत पेला करो, तुम्हारे शहर की खराब सड़कों के लिए म्युनिसिपैलिटी रिस्पॉन्सिबल है, इनका तो कार्बोरेटर वैसे ही जाम हो रखा है। नाउ एथेनॉल का यूएसपी है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो कि वो है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके प्रोडक्शन में डिस्टिलेशन में पोल्यूशन होता है और वो सब में होगा। नथिंग इज टोटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इवन ईवीज भी एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं इनडायरेक्टली। India has banned import of fuel-grade ethanol to protect domestic distilleries and pushing maize corn as massive ethanol feedstock, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में एक शॉक क्रिएट हुआ। पोल्ट्रीज एंड लाइवस्टॉक इंडस्ट्रीज which rely on maize for animal feed have faced severe deficit। इस हद तक कि शायद अब इंडिया को मेज इंपोर्ट करना पड़े अपने लाइवस्टॉक और डेयरी सेक्टर को बचाने के लिए। अगर आप भूल गए हो तो पूरा मसला ही एक्सेस फूड प्रोड्यूस का था। इस पॉलिसी का ओरिजिनल फ्रेमवर्क था बायोफ्यूल्स, जो कि एंटायरली सरप्लस फूड डैमेज ग्रेन्स जो कि FCI से हैं उन्हें यूज किए जाए। However, meeting the target of 1200 liters of ethanol means surplus अब इनफ नहीं होगा। अब ये एक्टिव क्रॉप डाइवर्जन प्रोग्राम जैसा बन चुका है, जो कि होना ही था।
इंटेंशनली ये एक बाई प्रोडक्ट बिजनेस है, लेकिन जब इसे इतना पुश मिलेगा तो ये मेन स्ट्रीम धंधा बन ही जाएगा, जो कि ये बन चुका है अब, जो कि फार्मर्स को और पुश करेगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, एंड हेंस उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा जिनसे पानी की दिक्कत और बढ़ेगी। डेटा सोर्स अप्रॉक्स 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ राइस फ्रॉम FCI स्टॉक वर डाइवर्टेड फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। और जो चावल FCI को 44 रुपए पर केजी पड़ता है, उसको एथेनॉल प्लांट्स वाले कॉर्पोरेट्स को ये आगे बेचते हैं कितने, 23 रुपीज पर केजी में। अब ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश के लिए कि ये प्रोग्राम एक वेस्ट एलोकेशन से ज्यादा स्टेट सब्सिडाइज्ड री एलोकेशन ऑफ स्टेपल ह्यूमन फूड टू फ्यूल बन चुका है, जिसका फायदा मिल रहा है कॉर्पोरेट्स को और गवर्नमेंट को। और जिनके कंधे में रख के बंदूक चलाया जा रहा है उनको क्या मिल रहा है? डोमेस्टिक फूड प्राइसेस स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट लगातार अल्टरेशंस एंड कैप्स लगाती है, कितना शुगर कैन जूस एथेनॉल के लिए जाएगा उसके ऊपर। इस तरह के फ्लक्चुएशंस की वजह से शुगर मिल्स को लिक्विडिटी क्राइसिस आता है, जिसका सारा बर्डन वो पास ऑन कर देते हैं फार्मर्स के ऊपर, रिजल्टिंग इन डिलेड एरियर पेमेंट। ओपन मार्केट में कॉर्न के प्राइसेस कंपैरेटिवली ज्यादा मिलते हैं क्योंकि लाइव स्टॉक डिमांड के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, जिसका मुकाबला गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड प्रोक्योरमेंट रेट्स एथेनॉल डिस्टिलरीज के लिए नहीं कर पाती हैं। फार्मर्स जो कि कॉन्ट्रैक्चुअली टाइड हैं इस सप्लाई चेन से, वो अक्सर अंडरपेड फील करते हैं रिलेटिव टू व्हाट दे कुड हैव मेड ऑन द ओपन मार्केट। और ये क्लासिक एग्जांपल है, और शुड आई से इंडिया का ट्रेडिशनल वे है पुअर पॉलिसी मेकिंग का, जो कि तब होता है व्हेन यू ओवरलुक ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ पॉलिसी, जो कि तब होता है व्हेन यू डोंट इन्वेस्ट इनफ टाइम एंड एनर्जी, जो कि तब होता है जब आपका एक्चुअल एजेंडा पॉलिसी मेकिंग ना होके प्रॉफिट मेकिंग होता है। एंड हेंस आप स्पीड ओवर एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करते हैं, एंड ये दिन देखने को मिलता है। ओके, वीडियो एंड। तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक के ऊपर मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।